हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। पिछली क्लास में हम अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास के बारे में। सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि कर्मधारय समास क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति और समान वचन होते हैं वह समान अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। यही समास कर्मधारय समास के नाम से भी जाना जाता है। इस समास की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है तो हम इसके बारे में बताते हैं कि विशेषण तो वो होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है तथा विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। अब है उपमान और उपमेय। तो उपमान में क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है उसे तो उपमान कहते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब इन दोनों में हम थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमेय तो पास में होता है और उपमान दूर होता है। उपमेय शरीर से संबंधित होता है और उपमान प्रकृति से संबंधित होता है। उपमेय अवास्तविक और काल्पनिक गुण है जबकि उपमान वास्तविक गुण होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर कि चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर मुख तो उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की उपमा दी गई है, अर्थात मुख को चंद्रमा के समान बतलाया गया है। तो इसको हम कहेंगे चंद्रमुखम। इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा चंद्र एवं मुखम। अब हम देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य लगा करके तथा उपमान और उपमेय लगा करके किस प्रकार से समास विग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले आता है विशेषण और विशेष्य की स्थिति में जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य में या तो हम च लगाएंगे या असो लगाएंगे या फिर तत् लगा करके इसका विग्रह किया जाएगा। इसी प्रकार से उपमान और उपमेय वाचक शब्दों में इव या एव लगा करके विग्रह किया जाता है। विशेषण विशेष्य होने के कारण इस समास को हम विशेषण विशेष्य समास के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम यहाँ पर थोड़े से विशेषण विशेष्य के उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है सुंदर बाल पुस्तकम। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उत्तर पद में कौन सा लिंग और वचन है, कौन सा पुरुष है, वही पूर्व पद का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुस्तकम शब्द है वह नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति में है, इसीलिए यहाँ पर सुंदर में भी हम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास बनेगा सुंदरम पुस्तकम। अगला शब्द हम लेते हैं पीताम्बरम। पीताम्बरम में हम देखते हैं कि जो उत्तर पद है संज्ञावाचक जो शब्द है विशेष्य वह नपुंसक लिंग एक वचन में है। तो पूर्व पद जो विशेषण है पीत उसमें भी हम नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग करेंगे और हम बनाएंगे पीतम। तो इस प्रकार से हमारा इसका समास विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम, अर्थात पीला वस्त्र। अगला आता है महाराज। महाराज, अब हम देखते हैं कि ये जो विशेष शब्द है राज, ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो महा में भी
हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे और इसमें हम बनाएंगे महान च असो राजा, या हम इसको महान राजा भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। महाराजा का मतलब होता है महाराजा या बड़ा राजा। अगला हमारा आता है उत्तम जना। अब हम देखेंगे कि जना जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन से पुरुष का है। तो जना पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो हम जो उत्तम विशेषण शब्द है उसमें भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे और वो बन जाएगा उत्तमाश्च ते जना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तमा के बाद हमने च क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर यह शत्व संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद श च छ से प्रारंभ होता है तो विसर्ग के स्थान पर च में लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तमः के बाद च लगा दिया है और ये हमारा बन जाएगा उत्तमः च ते जना। तत् शब्द से ते बना है, तत् का बहुवचन ते है, इसलिए इस प्रकार से हमारा इसका समास विग्रह होगा उत्तमः च ते जना, अर्थात उत्तम पुरुष या श्रेष्ठ लोग। अगला हमारा आता है सुंदर बालकः। अब हम देखते हैं कि बालक भी पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पर सुंदर में भी हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो शब्द विशेष्य है उसी के अनुसार हमको विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे सुंदरः बालकः, अर्थात सुंदर है जो बालक। अब आता है नील कमलम। नील कमलम अर्थात नीला है जो कमल। तो कमलम के अनुसार ही हम नील को भी नीलम करेंगे और तत् यहाँ पर हम लिखेंगे नीलम च तत् कमलम, नीला है जो कमल। अगला है कृष्ट सर्पः। सर्प भी क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए कृष्ण में भी हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी ये सत्व संधि के अनुसार इसको भी हम करेंगे कृष्णश्च असो सर्प, अर्थात काला है जो सांप। ये तो हमारे उदाहरण हुए विशेषण और विशेष्य के। अब कुछ उदाहरण हम उपमान और उपमेय के लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मुख कमलम। अब उपमान और उपमेय में क्या होता है, हमने ये पहले देख लिया कि जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें इव या एव लगा करके और इसका समास विग्रह किया जाता है। तो मुखम कमलम इव, इसका समास मुख कमलम का समास विग्रह हुआ मुखम कमलम इव। मुख को यहाँ पर कमल के समान माना गया है, इसलिए इसका ये हमने समास विग्रह किया मुखम कमलम इव, अर्थात कमल के समान मुख। यहाँ पर उपमान की तुलना, उपमान जो मुख है उसकी तुलना कमल से की जा रही है। अगला हमारा उदाहरण है घन श्याम। अब देखिए इसमें हमारा समास विग्रह करेंगे तो इसमें होगा घन इव श्याम, क्योंकि यहाँ पर घन तो क्या है, बादल, और श्याम क्या है, काला है, मतलब कि बादल के समान काला है, इसलिए यहाँ पर हमने घन और श्याम के बीच में इव लगाया है कि घन इव श्याम, अर्थात बादल के समान काला। हमारा अगला शब्द है पुरुष व्याघ्र। यहाँ पर पुरुष को किसके जैसा बताया गया है, व्याघ्र के जैसा बताया गया है, तो हम इसका समास विग्रह करेंगे पुरुष व्याघ्र इव, अर्थात व्याघ्र जैसा वीर पुरुष। नेक्स्ट विद्याधनम। अब यहाँ पर क्या है, विद्या को ही धन मान लिया गया है, तो यहाँ पर हम जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हम इव नहीं लगाएंगे, क्योंकि इव का मतलब क्या होता है, समान। इव का प्रयोग समान के अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ पर हम एव लगाएंगे। एव मतलब ही, विद्या ही धन है, अर्थात विद्या एव धनम।
तो ये हुआ हमारा विद्याधनम का समास विग्रह। अब अगला है गुरुदेवः। तो यहाँ पर भी गुरु को क्या मान लिया गया है? देव मान लिया गया है, गुरु को ही भगवान मान लिया गया है। तो इसका समास विग्रह होगा गुरु एव देव, अर्थात गुरु ही भगवान है। नेक्स्ट तपोधनम। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी क्या है? तप को क्या माना है? धन माना है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा तपः एव धनम, अर्थात तप ही धन है। ये हमारा कर्मधारय समास कंप्लीट हुआ। अब अगला समास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।